यहाँ पे आज बात करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी वो फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की थी। फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टेबल्स, फाइल्स, डेटा फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स, ये तमाम चीजों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी स्ट्रक्चर की, कि ओरेकल में जो फिजिकली डाटा स्टोर हो रहा होता है मेमोरी के अंदर, वो कैसे कैसे स्टोर हो रहा होता है और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं मेमोरी स्ट्रक्चर को हैंडल करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंस्टेंस की बात करते हैं। इंस्टेंस आपको आइडिया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी कि इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। ठीक है, जब आप किसी भी सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली क्या है कि उस सिस्टम का इंस्टेंस जो है वो आप क्रिएट कर रहे होते हैं या इंस्टॉल करवा रहे होते हैं। सिस्टम का जो एक इंस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, वो आपने इंस्टॉल किया। लेट्स से कि मैं वीएलसी प्लेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करवाता हूँ, तो इट मींस कि वीएलसी प्लेयर का एक इंस्टेंस जो है वो मेरे सिस्टम में, मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो गया। So, instance, a set of memory structure that manage database files. Database is a set of physical files on disk, जो कि कल हम लोग बात कर चुके हैं. Consist of memory and process structure as a mean to access an Oracle database. Always opens one and only one database. एक instance में एक database open होगी, इसके अलावा multiple databases के हैंडलिंग के लिए आपको डिफरेंट इंस्टेंसेस का इस्तेमाल करना होगा। इंस्टेंस कैन एग्जिस्ट विदाउट डेटाबेस एंड डेटाबेस कैन एग्जिस्ट विदाउट इंस्टेंस। ये आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर आपने ओपनिंग करवानी है तो उस ओपनिंग के लिए, उस हैंडलिंग के लिए आपको इंस्टेंस का इस्तेमाल करना होगा डेटाबेस की। अगर हम लोग बात करते हैं सर्वर्स की, तो एक सर्वर में मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली एक इंस्टेंस हैंडल किया जाता है एक सर्वर के अंदर, ताकि लोड को प्रॉपरली बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट थिंग इज मेमोरी स्ट्रक्चर में ही हम लोग जो पूरी मेमोरी है, प्राइमरीली हम लोग रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक सिस्टम ग्लोबल एरिया है और एक प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। मतलब कि कुछ मेमोरी शेयर्ड होती है और कुछ मेमोरी शेयर्ड नहीं होती, वो फिक्स्ड होती है, वो एलोकेट की जाती है हर सिस्टम को। वो कैसे की जाती है ये आगे जाके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जो शेयर्ड मेमोरी है, शेयर्ड एलोकेटेड एरिया for an Oracle instance is called SGA, System Global Area, और जो नॉन शेयर्ड मेमोरी होगी वो प्रोग्राम ग्लोबल एरिया होगा। ये क्या क्या होते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि Oracle के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो जैसे हम लोगों ने बात की कि स्लाइड 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल या लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाली चीजें भी आ सकती हैं कि आपने एसजीए और पीजीए को डिफाइन करना है और उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसको आपने देखना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज कि आप एसजीए को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, सिस्टम ग्लोबल एरिया, ये शेयर्ड होती है जनाब, ये यूजर्स के लिए होती है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो ग्रैन्यूल्स होता है। आप ग्रैन्यूल्स में मेमोरी को हैंडल कर रहे होते हैं, मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। अगर इसको मैं व्हाइट बोर्ड की सेंस में देखूं, थोड़ा सा आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। वेट, मैं व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लूं। जी, व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया? जी हो गया सर। अच्छा, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास सिस्टम की मेमोरी है और इस मेमोरी को हम लोग कह देते हैं, लेट्स से कि ये 2 GB रैम है हमारे पास। ओके, इस चीज को हम लोगों ने हैंडल करवाना है यूजर्स और प्रोग्राम दोनों के लिए।
हम लोगों ने बात की कि कुछ मेमोरी का एरिया वो शेयर्ड होगा और कुछ नॉन शेयर्ड होगा। ओके, हम लोग शेयरिंग किस चीज की कर सकते हैं? हम लोग शेयरिंग उन रिसोर्सेज की कर सकते हैं जो कि कॉमनली यूज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लेट्स से कि ये एक यूजर है, ये दूसरा यूजर है और ये तीसरा यूजर है। ये तीनों यूजर्स जो हैं वो हमारे सिस्टम्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब हो सकता है कि तमाम यूजर्स सेम रिसोर्स का इस्तेमाल करें, तो ये एक बहुत अजीब फैसला है, ये फुलिश फैसला है कि हम लोग सेम यूजर्स को डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट करें। इससे आपकी जो रिसोर्स एलोकेशन है वो ज्यादा हो जाएगी और रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ जाएगी। रिसोर्स इन टर्म ऑफ मेमोरी, रिसोर्स इन टर्म ऑफ सीपीयू एंड सो ऑन। अब क्या है कि हम लोग रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर लेते हैं, बजाय इसके कि हर यूजर को इंडिविजुअली रिसोर्स अलग अलग से दें। हम लोग क्या करते हैं कि एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग मेमोरी को पार्टीशन कर दिया, मेमोरी को डिवाइड कर दिया कि इतना एरिया जो है वो शेयर्ड होगा और बाकी का जो एरिया है वो नॉन शेयर्ड होगा। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। सो मेमोरी एलोकेशन हम लोगों ने कर दी। हम लोगों ने ये सपोज किया कि इतना एरिया कुछ भी हो सकता है, ये 1.5 GB हो सकता है, ये 500 MB हो सकता है, ये 1 GB हो सकता है, वगैरह वगैरह। हम लोग ये कहते हैं कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एरिया जो है वो शेयर्ड है बाय द यूजर और बाकी का जो एरिया है वो नॉन शेयर्ड है। अब इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। अब जो शेयर्ड है उसको क्या कहा जाता है? उसको SGA कहा जाता है, सिस्टम ग्लोबल एरिया, जो कि ग्लोबली इस्तेमाल होगा। और जो नॉन शेयर्ड एरिया है उसको PGA कहा जाता है, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। अब प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, प्रोग्राम को अपनी एग्जीक्यूशन के लिए भी कुछ अमाउंट चाहिए होती है मेमोरी की, ताकि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो रैम में लोड करवा सके और उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सके। क्लियर है जी? और आम तौर पे क्या किया जाता है कि आम तौर पे जो नॉन शेड एरिया है PGA को कम रखा जाता है और SGA को ज्यादा रखा जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आ गया। वो ये है कि PGA इसमें ज्यादा होगी और SGA कम। इट डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है, इसको अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली क्या किया जाता है, SGA को ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि यूजर्स जितने ज्यादा होंगे आपको SGA ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है? और PGA एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डाटा है जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही हैं प्रोग्राम से रिलेटेड, जो कि रैम के अंदर लोड होंगी और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जितने ज्यादा यूजर्स होंगे, यूजर को लोड बढ़ता जाएगा, आपको SGA को रीएलोकेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सिस्टम को अपग्रेड भी करना पड़े, ताकि आपकी जो रैम है वो ज्यादा से ज्यादा हो और आप ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अकोमोडेट कर सकें। ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मेमोरी का, SGA और PGA से रिलेटेड। इससे रिलेटेड थ्योरी जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें SGA की, तो अ ग्रुप ऑफ शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर फॉर एन ओरेकल इंस्टेंस शेयर्ड बाय यूजर ऑफ डेटाबेस इंस्टेंस. It is either hard coded in Oracle software or reads values from initialization parameter file. Initialization parameter file की मैंने बात की थी कि ऐसी फाइल जो कि Oracle के स्टार्टअप पे रीड होती है और उससे तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज किया जाता है, पाथ्स को चेक किया जाता है। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल में एक पैरामीटर है जिसको कहा जाता है SGA मैक्स साइज। अब SGA मैक्स साइज कुछ आइडिया है ये क्या काम कर रहा होगा? लेट्स से कि मैं इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल में SGA मैक्स साइज इज इक्वल टू 1G रख देता हूँ। व्हाट डज इट मीन?
कोई बताएगा? अब तो आइडिया हो जाना चाहिए। सर इसका मतलब होगा कि मशीन साइज 1 GB तक हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैक्सिमम साइज हम लोगों ने एसजीए का जो है वो 1 जीबी रख दिया। अब ये जो डीबीए है उस पर डिपेंडेंट है, अगर वो इस मैक्स साइज को खत्म कर देता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो अपनी मर्जी से मेमोरी की हैंडलिंग स्टार्ट कर देगा। अगर आप फिक्स कर देते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि एसजी और पीजीए को आप अपनी मर्जी से हैंडल कर सकेंगे। हो सकता है कि आप प्रॉपरली अपने सिनेरियो को मैनेज कर सकें। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर मेमोरी आप इसको रिकॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और बात की जा रही है ग्रेन्यूल से रिलेटेड। ग्रेन्यूल क्या है? एसजीए के जो एलोकेशन यूनिट होता है उसको ग्रेन्यूल कहा जाता है। अगर इसका साइज भी कम ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे। यूजुअली इसको 4 MB से 16 MB का रखा जाता है। ठीक है, 4 से 16 MB का रखा जाता है। ये डिपेंड करता है आपके ग्रेन्यूल साइज पे। और आप ये भी कर सकते हैं कि मेमोरी जो आपकी एलोकेट हुई हुई है, अगर 128 MB है या उससे कम है तो ग्रेन्यूल का साइज 4 MB होगा। और अगर आपकी रैम इससे ज्यादा है तो आपकी ग्रेन्यूल का साइज ऑटोमेटिकली 16। ठीक है, ये आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जो एसजीए है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है कि एसजीए 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर्ड पूल की, फिर उसके बाद हम लोग लार्ज पूल को डिस्कस करेंगे एंड देन जावा पूल। सबसे पहले अगर हम लोग शेयर्ड पूल को डिस्कस करते हैं, शेयर्ड पूल में क्या क्या चीजें होती हैं? ऐसी चीजें जो कि कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं। डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट फाइल्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रिसोर्स है, लेट्स से कि एक इंडेक्स पेज है किसी भी फाइल का, या कोई होम पेज है, एक प्रिंट का फंक्शन है प्रिंटिंग के लिए। तो यूजर्स अपनी रिपोर्ट्स वगैरह प्रिंट करते हैं तो वो बार बार एक ही कोड को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो एसजीए में क्या होगा कि आपका कुछ डाटा वो एज अ कैशे स्टोर हो जाएगा एसजीए के अंदर, तो बजाय इसके कि रिसोर्स से बार बार फ्रेश डाटा रिट्रीव किया जाए, क्या किया जाता है कि यूजर्स अपनी मर्जी से जल्दी से लाइब्रेरी कैशे या डिक्शनरी कैशे में से डाटा फेच करवा के लिया। क्या होगा कि जो एक्चुअल रिसोर्स है उससे डाटा निकलेगा और फिर जैसे हम लोगों ने स्लाइड 1 में डिस्कस किया था कि हम लोग बफर पूल का इस्तेमाल करते हैं डाटा की शेयरिंग में। उससे फायदा ये होता है जो फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट हैं उन रिक्वेस्ट का डाटा बफर पूल के अंदर रख दिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्वेरी भी आती है तो उसी क्वेरी का रिजल्ट बफर पूल से निकाल के दे दिया जाता है, बजाय इसके कि आप डेटाबेस से डाटा को फैच करवाएं और नए सिरे से क्वेरी को एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे लाइब्रेरीज को और डाटा डिक्शनरी को मैनेज किया जाए। कोई एग्जांपल आती है इसकी माइंड में? डाटा डिक्शनरी का कैशे रखने की क्या जरूरत है हमें? डाटा डिक्शनरी का आइडिया है ना आपको? मेटा डाटा रिपोजिटरी जिसको कहते हैं, यहाँ पे मेटा डाटा स्टोर होता है। नहीं है आइडिया तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ भाई। फाइन, आई अज्यूम कि आपको नहीं आइडिया इसके बारे में। डाटा डिक्शनरी जैसे हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में डिस्कस किया था कि मेटा डाटा स्टोर होता है, रिपोजिटरी होती है जिसके अंदर डाटा अबाउट डाटा होता है। अब क्या है कि एज अ यूजर या एज अ सिस्टम डेवलपर आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं। अब टेबल्स कौन कौन से हैं? मैं एक अलग यूजर हूँ, अरसलान एक अलग अलग यूजर है, फैसल एक अलग यूजर है। तो इन तमाम यूजर्स को आइडिया होना चाहिए कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है जिसकी बेस पे वो अपनी क्वेरीज लिख सके।
उसके लिए अगर हम लोग अपनी डेटाबेस को डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दें या ओपन करके डेटाबेस के टेबल्स को ब्राउज करना स्टार्ट कर दें, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा एज अ सिस्टम कि हम लोग सेम रिसोर्स को बार बार इस्तेमाल करें। टेबल के स्ट्रक्चर देखने के लिए किस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं या फील्ड कौन कौन सी, तो बजाय इसके कि आपको अलहदा से क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना पड़े, हम लोग क्या करते हैं, डाटा डिक्शनरी कैशे का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमें अपनी डेटाबेस के स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाता है। और सेम रिक्वेस्ट अगर कोई और यूजर भी करेगा तो बजाय इसके कि डेटाबेस से उसका रिजल्ट आए, कैशे में से उसका रिजल्ट जो है वो फैच करके यूजर को दे दिया जाता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट थिंग इज शेयर्ड पूल में लाइब्रेरी कैशे। लाइब्रेरीज मौजूद होंगी बिल्ट इन फंक्शंस के रिलेटेड। एग्रीगेट फंक्शन, जाहिर बात है कि अगर आप एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या स्टोर्ड प्रोसीजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं होगी। अब सिस्टम को तो नहीं पता कि रिजर्व वर्ड कौन से हैं और यूजर डिफाइंड वर्ड्स कौन से एसक्यूएल के अंदर। सिमिलरली सिस्टम को ये नहीं आइडिया कि सम का एग्रीगेट फंक्शन क्या काम करता है, मिन का फंक्शन क्या काम करता है, मैक्स का फंक्शन क्या काम करता है। कहीं ना कहीं इसकी जो डेफिनेशन है वो मौजूद होगी, और जाहिर बात है कि फंक्शंस की जो डेफिनेशन होती है वो उनकी लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद होती है। तो लाइब्रेरी कैशे में वो फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट जो है वो रखवा दी जाती है। अब ये हमारा फायदा ये हो रहा है कि यूजर्स को आसानी से हैंडल कर लिया जाएगा, बजाय इसके कि हर यूजर को बार बार हम लोग सेम डाटा प्रोवाइड करें। यूजर्स का डाटा कैशे के अंदर स्टोर कर दिया जो कि कॉमनली इस्तेमाल होने वाला था, और वहां से आके सब लोग ओपनली उस डाटा को चेक कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। ओके, हमारे पास लार्ज पूल है जनाब। लार्ज पूल में क्या होता है, रिकवरी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको रखा जाता है। मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं जिसमें एक्चुअल डाटा स्टोर हो रहा है। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टेम्परेरी डाटा स्टोर हो रहा है। ये सब कुछ लार्ज पूल के अंदर होता है। आपको आइडिया होगा कि हम लोग सब क्वेरीज का इस्तेमाल करते थे। क्या होता था, या नेस्टेड क्वेरीज कहा जाता था। एक क्वेरी है, उसके अंदर एक और क्वेरी रख दी जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। लगी तेरी मेरी साथ। ये देखें जनाब, ये मैंने एक क्वेरी लिखी है कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू select employee ID from department where department name is equal to HR। अब इस क्वेरी को अगर हम लोग एनालाइज करें तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस क्वेरी की हैंडलिंग में हमें एक रिजल्ट को स्टोर करना पड़ रहा है। अब सबसे पहले क्या काम होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर गिवन क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेट्स से इस क्वेरी का जो रिजल्ट निकला वो निकला 10 इस क्वेरी की एग्जीक्यूशन के बाद। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जैसे ही इस क्वेरी का रिजल्ट निकल आया है तो जो हमारी नेस्टेड क्वेरी थी इससे बाहर वाली क्वेरी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 10, बजाय इसके कि इस पूरी क्वेरी को चलाया जाए। अब जाहिर बात है कि ये जो 10 वैल्यू है ये मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर तो करनी पड़ेगी हमें।
तो उस मेमोरी में जो ये रफ वर्क से रिलेटेड या नेस्टेड क्यूरीज या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टेम्परेरी डाटा जब आपने स्टोर करना होता है तो उसके लिए लार्ज पूल रिक्वायर्ड। बात क्लियर है जी, समझ आ गई? जी सर आ गया। जी सर। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग Oracle की प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं कि प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, उनको हैंडल कैसे कैसे किया जा रहा होता है। प्रोसेसेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, यूजर प्रोसेसेस और Oracle प्रोसेसेस। नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। यूजर प्रोसेसेस वो होंगे जो कि यूजर इनिशियलाइज करेंगे और Oracle प्रोसेसेस वो होंगे जो कि प्रोग्राम या सिस्टम इनिशियलाइज करेगा, यूज करेगा। सबसे पहले हम लोग यूजर प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं। हमेशा यूजर प्रोसेसेस के लिए हमें एक कनेक्शन का एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, एक यूजर है वो डायरेक्टली Oracle के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता। इसकी बहुत बार मैंने क्लास में भी एग्जांपल दी है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से कि ये हमारे पास यूजर है और ये एक सिस्टम है। इसके पहले ड्राइंग्स में भी आपको एक एग्जांपल गिवन है, उसको भी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 में एक ड्राइंग है। लेट्स से कि ये हमारे पास यूजर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूजर डायरेक्टली जाके डेटाबेस से डाटा फेच कर लेगा। उसके लिए हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, और ये कनेक्शन जो एस्टेब्लिश किया जाता है वो बेसिकली कैसे किया जाता है कि आपको एक मिडल वेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि इन द मिडल काम करेगी, जिसको हम लोग DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो DBMS है ये यूजर की क्वेरीज और डेटाबेस से डाटा फेच करके लेके आया करेगा। तो हमारा फ्लो ये बनेगा कि यूजर ने क्वेरी जनरेट की और वो DBMS को दे दी। DBMS ने क्वेरी को हैंडल करने के लिए, रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए डेटाबेस से डाटा को फेच करने की रिक्वेस्ट की, डेटाबेस से डाटा आया और ये DBMS के पास चला गया। DBMS ने दोबारा से रिस्पॉन्स जनरेट करके यूजर को दे दिया। अब इस काम में क्या हो रहा है कि यूजर को डायरेक्टली Oracle सर्वर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए भी एक कनेक्शन की जरूरत होगी। इन केस कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है तो यूजर जो है वो अपना काम नहीं कर सकता। क्लियर है जी? Is created to execute the program code of an application program. It is links the user's connection or client application to the Oracle instance. आपके Oracle instance के लिए जरूरी है कि आपका एक कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ हो। नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास जो Oracle प्रोसेसेस हैं वो कौन से होते हैं? ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस हैं या फीचर्स हैं Oracle के जो कि इन्वोक किए जाते हैं, कॉल किए जाते हैं यूजर की रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड गिवन है, इट इज एक्टिंग एज अ रिले बिटवीन यूजर प्रोसेस एंड SCA इंफॉर्मेशन। जो SCA में गिवन इंफॉर्मेशन है, Oracle प्रोसेसेस उन रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज को का इस्तेमाल करता है और आगे यूजर की प्रोसेस जो रिक्वेस्ट है उनको रिस्पॉन्ड किया। ओके, Oracle प्रोसेसेस बहुत टाइप के हैं, इनको हम लोग देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में Oracle प्रोसेसेस के बारे में पूछ लिया जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से किसी एक प्रोसेस को पूछ लिया जाता है या डिफाइन करने के लिए आपसे कहा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं यूजर प्रोसेसेस की, तो यूजर प्रोसेसेस हमारे पास डेटाबेस यूजर है, इसने यूजर प्रोसेसेस और सर्वर प्रोसेसेस के दरम्यान में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है, और यूजर प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को
और एक ओरेकल का सेशन क्रिएट होगा, ओरेकल सर्वर है यहाँ पे, और इसमें से जो भी डाटा की एग्जीक्यूशन है या क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जो भी काम करवाना है वो ओरेकल सर्वर पे होगा और इसी फ्लो से डाटा वापस आ जाएगा। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि ओरेकल की वर्किंग जो है वो कैसे होती है। ये एज अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस पैराडिम ही इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हम लोग वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर करते आए हैं। ओरेकल प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं, वो प्रोसेसेस जिनमें यूजर की कोई इंटरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, ये खुद ब खुद काम करते जाते हैं। बैकअप हो सकता है, आप लॉग राइटिंग हो सकता है, लॉग्स को आर्काइव करना हो सकता है। तो इस किस्म की चीजें जो है वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक बैकग्राउंड प्रोसेस है जिसका नाम है पीमॉन, प्रोसेस मॉनिटर। नाम से आपको आइडिया हो रहा है कि वो ऑनगोइंग प्रोसेसेस को मॉनिटर करेगा इन केस ऑफ डेडलॉक्स, इन केस ऑफ मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी आपकी स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, तो उस बेस पे क्या किया जाएगा कि प्रोसेसेस को किल कर दिया जाता है। मेमोरी को मैनेज करने के लिए पीमॉन का इस्तेमाल। सिमिलरली सिस्टम मॉनिटर है, जैसे हमारे पास प्रोसेसेस को मॉनिटर करने के लिए, वैसे ही हमारे पास एक सिस्टम मॉनिटर है जो कि सिस्टम स्टार्टअप एंड शटडाउन को हैंडल करता है। आपने सिस्टम मॉनिटर भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी सिस्टम मॉनिटर होता है जो कि चेक कर रहा होता है कि आपकी विंडोज प्रॉपरली स्टार्ट हुई है या नहीं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, लैपटॉप आप 2-3 बार इम्प्रॉपर शटडाउन करें तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली एक रिकवरी मोड में चला जाता है। आपसे कहा जाता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क को, अपने रिसोर्सेज को स्कैन करें, तब आपको प्रोसीड किया जाएगा विंडोज लॉगिन पे। होता है ना ऐसे। तो वो सिस्टम मॉनिटर जो है वो चेक कर रहा होता है कि आपके स्टार्टअप प्रॉपरली हो गया या नहीं हुआ। अगर कोई एरर वगैरह आता है तो उस एरर को रिजॉल्व किया जाता है। सिमिलरली जैसे हम लोग विंडोज में टास्क मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसेस को किल करने के लिए, प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए, वैसे ही हमारे पास ओरेकल में प्रोसेस मॉनिटर होता है, लेकिन ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, यूजर की कोई इंटरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, ये ऑटोमेटिक होता है। ओके, नंबर 3 हमारे पास है डेटाबेस राइटर, DBWR। नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, डेटाबेस में फिजिकली फाइल्स को राइट किया करेगा और जो भी इंसर्ट वाली क्वेरी है या क्रिएशन वाली क्वेरी है उनको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लॉग राइटर। आप में से कौन मुझे बताएगा कि रीडू लॉग्स क्या है? लास्ट क्लास में बहुत सारे लोग थे। अरसलान, आप बताएं। रीडू लॉग फाइल्स की बात की थी लास्ट क्लास में उन्होंने। सर वो दोबारा से वो डेटा को रिकवर करके वो हाँ जी, डेटा को रिकवर अपडेट करना, जो भी काम हो रहा होता था ओरेकल में, क्वेरीज एग्जीक्यूट होती थी, उनका एक लॉग रखा जा रहा होता था कि कौन सी क्वेरी किसने लिखी है, कौन कौन सी क्वेरीज एग्जीक्यूट हुई हैं। तो उन क्वेरीज की एग्जीक्यूशन का स्टेप बाय स्टेप लॉग रखा जा रहा होता है। तो एक कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा होना चाहिए ना जो कि उन लॉग को क्रिएट कर सके या लिख सके। तो उसकी बेसिस पे हम लोग ये लॉग राइटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि लॉग्स को राइट करता है रीडू लॉग फाइल्स। ठीक है, रिकवर, रिको, RECO, इसको ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। समटाइम्स ये किया जाता है कि ओरेकल के पेपर में पीमॉन, एसमॉन, DBWR, LGWR ऐसे लिखा जा रहा होता है कि आपने इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। समटाइम्स इनके नाम दे दिए जाते हैं और समटाइम्स इनकी जो ये शॉर्ट नेम्स है इनको दिया जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि पीमॉन किसको कहा जाता है, LGWR किसको कहा जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, रिकवर का क्या काम होगा? सिस्टम की रिकवरी, रिकवरी इन अ केस ऑफ ट्रांजैक्शन फेलियर। ट्रांजैक्शन फेलियर कब होंगी?
जब ट्रांजैक्शन में से किसी भी क्वेरी में एरर आ जाएगा। जब एरर आएगा, आपको पता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो एज अ होल या तो कमिट होंगी या वो ट्रांजैक्शन रोल बैक होंगी। सो इन केस ऑफ रोल बैक, ट्रांजैक्शन अगर फेल हो गई है, फेलियर की केस में आपको क्या किया जाता है, जो सिस्टम है उसको प्रीवियस कंडीशन पे रिस्टोर किया जाता है या उस ट्रांजैक्शन को रिकवर कर लिया जाता है। तो रिकवर ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन अगर वो फेलियर की तरफ जाते हैं तो रिकवर करवा दिया जाता है। आर्काइवर का क्या काम है, जो रीडू लॉग फाइल्स को आर्काइव किया जाता है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्काइव्ड लॉग फाइल्स, तो वो वही लॉग फाइल्स थी जिनको जिप करके स्टोर कर लिया जाता था। तो आर्काइवर का ये काम है जो कि डायरेक्टरीज को हैंडल कर रहा होता है और उसको जिप करके किसी भी एक फोल्डर में रख देता है। लास्ट थिंग, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट नाम से कुछ आइडिया होता है आपको चेक पॉइंट क्या चीज है? कोई बताएगा चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? गेम्स वगैरह में चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बेशक गलत बता दिया करें लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर किया करें। ठीक, कौन बताएगा चेक पॉइंट? सिद्रा मुनीर, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? मैं डेटाबेस से रिलेटेड नहीं बात कर रहा, डेली लाइफ में चेक पॉइंट्स बहुत ज्यादा, गेम्स के अंदर चेक पॉइंट होते हैं, पुलिस ने चेक पॉइंट्स लगाए हुए होते हैं हर एंट्री और एग्जिट पे, वो क्या होता है? सर अगर डेली लाइफ के हिसाब से देखें फिर तो ये वो अलर्ट सिस्टम नहीं हो जाएगा कि चेक पॉइंट्स मतलब इस तरह का उसको सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। नहीं, सिक्योरिटी का इम्प्रूव, हाँ ये इसको कहा जा सकता है इन अ सेंस। चेक पॉइंट बेसिकली क्या होते हैं कि स्टेप्स होते हैं। आप गेम्स में देखें कि आपने लेवल 1 कंप्लीट किया तो लेवल 1 का एक चेक पॉइंट है। आप नेक्स्ट टाइम अगर उसको स्टार्ट करेंगे गेम को तो आपको लेवल 1 से नहीं चलना पड़ेगा, आप लेवल 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। लेवल 3 आप लेवल 3 यूज कर रहे हैं या लेवल 3 प्ले कर रहे हैं, लेवल 3 प्ले करते करते आपने लेवल 3 कंप्लीट नहीं किया, लेवल 3 कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट चेक पॉइंट आएगा ना आपका। तो लेवल 3 को कंप्लीट आपने नहीं किया और अपनी गेम को बंद कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आप गेम स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे, लेवल 4 से या 3 से? ऑब्वियसली लेवल 3 से, 3 ठीक 3 है। तो चेक पॉइंट्स हैं, क्या किया जाता है, रीडू लॉग फाइल में डाटा को मेंटेन किया जा रहा है। इसको आगे जाके हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि चेक पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं रीडू लॉग फाइल्स में। जाहिर बात है जब रीडू लॉग फाइल्स में डाटा हैंडल किया जा रहा है तो जाहिर बात है कि उनको रीडू भी करना पड़ेगा। अब कुछ डाटा ऐसा भी हो सकता है कि जो कि डिलीट हो गया हो, जिसको आपने रिकवर ना करना हो, वो पुराना डाटा हो, तो चेक पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं रीडू लॉग फाइल्स के अंदर कि यहां तक काम करेक्ट है, सिंक्रोनाइज हुआ हुआ है डाटा, इसके बाद से आपने डाटा को चेक करना है रीडू करने के लिए। क्लियर जी? ये जनाब हमारे पास लास्ट इमेज है। ये डायग्राम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और ये आपके ओरेकल के डेटाबेस के, सॉरी मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो खत्म हो गया था। सिर्फ ये लास्ट चीज आपसे डिस्कस करनी है मैंने। ये वाली जो डायग्राम है ये ओरेकल में ये जो DBAM का सब्जेक्ट है आपका, इससे रिलेटेड मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ये ऐसी डायग्राम है जिसको आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लें, रट्टा लगा लें, ड्रॉ कर करके एक दफा इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये वाली डायग्राम किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में फिट हो सकती है क्योंकि इसके अंदर ओरेकल के तमाम कंपोनेंट्स इन्वॉल्व। क्लियर जी? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।